रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के क्या मसाइल हैं? तालीमी, माशी, समाजी व सियासी मैदानों में मुसलमानों की मौजूदा हालत और तरक्की के क्या इम्कानात हैं? अब जबकि कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन सर पर हैं, तो मुसलमानों और मिली तंजीमों की क्या जिम्मेदारियां हों? असेंबली और पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे के लिए क्या कोशिशें हों? इन तमाम उमूर पर गौर व खौस के लिए तबादले ख्याल के लिए बेंगलुरु के होटल ललित अशोका में एक अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। 19 अप्रैल 2023 बरोज चारशंबा मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत हुए इस इजलास में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर SY कुरैशी ने शिरकत की। शहर बेंगलुरु की मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने डॉक्टर SY कुरैशी से खुलकर मुख्तलिफ इशूज पर तबादले ख्याल किया। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी ने इस इजलास के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली। वहीं मारूफ कालम निगार आजम शाहिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। डॉक्टर SY कुरैशी ने एक वाज़ह पैगाम ये दिया कि इलेक्शन के मौके पर लोग EVM मशीनों पर शक व शुबहात करने के बजाय वोटर फहरिस्त में नामों को शामिल करने, वोटर फहरिस्त में होने वाली खामियों को, गलतियों को दूर करने, इंतखाबात के दिन वोटिंग फीसद में इजाफा करने की कोशिशें करें। डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि EVM के बजाय बैलेट पेपर की बातें करना बेकार व फजूल है। डॉक्टर SY कुरैशी ने RSS के नुमाइंदों से हुई अपनी मुलाकातें, मुसलमानों पर हो रहे मजालिम, फिरकावाराना फसादात, इस तरह कई इश्यूज पर पूछे गए सवालात का खुलकर जवाब दिया और इस मौके पर मीडिया से भी खिताब किया। जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। हालात हाजरा पर गुफ्तगू, इलेक्शंस के इंतखाबात के ताल्लुक से गुफ्तगू की, तो क्या एक मजमूई तौर पर क्या पैगाम है? देखिए, मुझे यहाँ मदऊ किया गया था बेंगलोर में कि एक सिविल सोसाइटी है और बाकी के सिविल सोसाइटी के लोग भी मिलना चाहेंगे। इनके साथ आजकल के हालात के ऊपर तबसरा किया जाए और क्या मुसलमानों के सामने क्या क्या मसाइल हैं, उनके हल क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाए। तो मैंने अपने जो करियर और ज़िंदगी के मुनसर वो थे एक्सपीरियंसेस थे, वो शेयर किए। लोगों ने अपने कंसर्न बताए तो उस पर बातचीत हुई। यही हुआ कि मुसलमानों के ऊपर आजकल एक बड़ा इम्तिहान की घड़ी है और उससे कैसे कामयाब निकल के आए, उस पर सबको गौर करना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई एक तो तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि तालीम के बिना तो कोई कौम आगे बढ़ती नहीं। और ये अफसोस की बात है कि मुसलमान जिसके मज़हब में तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर है, वो तालीम में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देना पड़ेगा। ऐसी सलाहियतें पैदा करें कि हमारे कौम के जो लोग हैं उनकी डिमांड हो, हर शख्स उनको ही एम्प्लॉय करना चाहे, उनके साथ वर्क करना चाहे, ये कोशिश की जाए। तो ये बुनियादी मकसद यही था। मसाइल आपके सामने रखे गए, लिंचिंग का मामला, हिंदू सरकार, इस तरह से जो हमले हो रहे हैं अक़लियतों पर, अक़लियती बिरादरी पर, तो इस माहौल को बदलने के लिए क्या पहल होनी चाहिए? तो इसके लिए एक तो यही था कि मैंने बताया कि हम कुछ लोगों ने दिल्ली के 4-5 लोगों ने मिलके RSS के चीफ से मुलाकात की थी कि भाई डायलॉग, भाई जो लोग पावर में हैं उनसे बात की जाए कि भाई जो आज जिस तरह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और उनके पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कब तक चलेगा और कैसे क्या है इसका हल है। तो वो हमने उनके नोटिस में लाए। तो उस पर काफ़ी मीडिया में भी बड़ा तबसरा हुआ
फिर हम अपने कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं हम उनसे भी मिले कि भाई हम जो मिले हैं हमने कोई गलती तो नहीं की है। तो सभी ने कहा कि नहीं, डायलॉग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे उसका कुछ नतीजा निकले या न निकले, लेकिन डायलॉग अच्छी चीज़ है, करते रहना चाहिए। तो हम जैसे जमीयतुल उलमा के दोनों फ़िरक़े, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी, नदवतुल उलमा लखनऊ, खालिद रशीद फरंगी महली, सब लोगों को मिले, सब ने एक ही बात कही कि बहुत अच्छा किया। और ज़्यादातर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ नतीजा न निकले, पर फिक्र की बात नहीं, नतीजा अल्लाह के हाथ में, कोशिश हमारे हाथ में, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आँख की शर्म हो जाए, शायद हो जाए कुछ। दूसरी कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हिंदू, तो हमें उनके हाथ भी मजबूत करने चाहिए। कितने तो वकील हैं जो प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं, हालांकि ज़्यादातर मीडिया गोदी मीडिया कहलाता है, गोदी मीडिया हो भी गया है, लेकिन बाकी लोगों ने अपनी अपनी यूट्यूब चैनल चला ली, प्राइवेट चैनल जो चलाएं, उनमें तो मेजॉरिटी सेक्युलर है, लड़ रहे हैं पूरी तरह, बहुत रोज़ाना 2-4 नज़र आ जाती है। अब हमारे 1-2 दोस्त हैं, उनके साथ मिलके हम एक ऐसी चैनल तैयार करेंगे जहाँ पे हर एक इस किस्म के सेक्युलर चैनल का एक मजमुआ होगा, वन स्टॉप शॉप हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपने कोई प्रोग्राम देख लिया, इन्होंने कोई देख लिया, मैंने कोई देख लिया, एक दूसरे को पता नहीं, लेकिन अगर सारे हमको सबको मिलते जाए ना, तो उससे बड़ा हौसला भी बढ़ता है कि भाई हमारे लिए लड़ने वालों की भी कमी नहीं है और सब हिंदू हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिससे हौसला बुलंद होता है। सर, ये डिलिमिटेशन जो हुआ था उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ रिजर्व हो गए हैं। तो अभी कहाँ पे हुआ था डिलिमिटेशन? जो पहले हुआ था, बहुत पहले की बात है। तो जी, उसका इंतजार है कि वो कब बदलेगा, जैसे यहाँ बेंगलुरु में पुलकेशी नगर है। नहीं, अब देखिए अगला डिलिमिटेशन तो 2026 में ड्यू है, क्योंकि उसमें ये था कि 2005 या 6 में हुआ था, तो 20 साल के लिए उसके ऊपर एम्बार्गो है, और उसके बाद 2026 में होगा, उस वक्त देखेंगे। हो सकता है ये सूरत हाल सुधर जाए, हो सकता है इससे भी बदतर हो जाए, क्या पता। क्या तैयारी होनी चाहिए लीडर? नहीं, तैयारी ये है कि बेसिकली वो उसकी पब्लिक हियरिंग होती है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड है, और एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसका हेड होता है, और उसके 2 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या एक इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरा मेंबर होता है हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट की हो रही है। जैसे कर्नाटक में होगी तो कर्नाटक का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो तो 3 मेंबर की होती है, और वो पब्लिक हियरिंग्स करते हैं। अब पब्लिक हियरिंग में अच्छे वकीलों को साथ ले जाकर और अच्छी तैयारी करके होमवर्क करके जाना चाहिए। वहाँ पे अब हम लोग सुस्ती कर जाते हैं, तो अब कोर्ट के सामने जब तक केस अच्छी तरह न पेश होगा तो वो कैसे फैसला करेंगे? तो उसकी तैयारी होनी चाहिए पहले से होनी चाहिए। सर, ईवीएम के सिलसिले में काफ़ी शक व शुबात हैं, काफ़ी जो है लोगों में गलतफहमियां भी हैं, जैसा कि आप भी आपने स्पीच में भी कहा, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईवीएम में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी 2 महीने पहले हिमाचल में बीजेपी की सरकार क्यों गिर जाती? बीजेपी की तो सरकार थी ना, हार गए। पंजाब में 2 सीटें आई, हार गए। तो बंगाल में 4-5 साल पहले बुरी तरह हार गए। अगर मैनिपुलेट कर सकते होते तो मैनिपुलेट नहीं की होती क्या? तो इसलिए वो एक लोगों को जब फियर हो जाता है ना, तो हर कदम की रूमर चल पड़ती है कि जी ये ज़रूर होती होगी, क्योंकि काफ़ी इसमें जो ईवीएम के जो चेक्स हैं वो काफ़ी हैं। वीवीपैट में कितने गिनी जाए इसमें सुधार हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाएं और उनसे बैठ के समझें कि आपको क्या क्या शिकायतें या क्या आपके माइंड में शक है, तो उसका हल निकाला जा सकता है।
हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टी अदालतों में जाएं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका की तरह बैलेट पेपर का भी बात यहाँ पे नहीं, देखिए बैलेट पेपर पे जाने का आइडिया तो फजूल है, गलत है, क्योंकि ये ना भूलिए कि बैलेट पेपर के ज़माने में क्या होता था, कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी। 5 मिनट के लिए गुंडे 5-7 आएंगे, वो 100 का बंडल वोटों का, उसके ऊपर फटाफट 3-4-5 मिनट में मोहरें लगा के डब्बे को भर दिया करते थे। आए दिन ये चलता था, वो हम भूल गए। तो आप उस पर वापस आ जाइए तो वो गुंडागर्दी भी वही वापस आ जाएगी, वही बूथ कैप्चरिंग वापस आ जाएगी। सुधार तो हमें ईवीएम सिस्टम को ही, इसमें अगर कोई कमियां हैं और सुधार की गुंजाइश है उस पर सोचना चाहिए, उसको सुधार करें। सर, ये ईवीएम मशीनें जब इलेक्शन के बाद में जो स्टोर रखा जाता है जहाँ पे काउंटिंग से पहले, वहाँ पे गड़बड़ी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अंसारी का केस आपने देखा होगा नहीं, किस तरह से उन्होंने पहरा लगाया था वहाँ पे। नहीं, वो पहरा तो हम खुद इनकरेज करते हैं। वो उस मशीन को तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उसमें 3 रिंग्स का पहरा होता है। हम इनकरेज करते हैं कि जब हम पोलिंग स्टेशन से मशीनें लेके चले तो हम पोलिंग पार्टीज को, कैंडिडेट को बोलते हैं कि भाई हम इस वक्त चलेंगे, आप हम अपनी गाड़ी हमारे पीछे पीछे लेके चलो अगर आना चाहते हो। तो पीछे पीछे गाड़ियाँ आती हैं। फिर वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम में जब जहाँ रखी जाती हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए अंदर भी और बाहर भी, और बिल्कुल अंदरूनी जो पहरा है वो पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। उसके बाद एक सेकंड रिंग है स्टेट की आर्म पुलिस का, उसके बाद तीसरा रिंग है स्टेट की नॉर्मल पुलिस का। और कैंडिडेट्स को हम कहते हैं कि आप वहाँ पे हम जगह आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप दिन रात वहाँ पे अपने पलंग बिछा के सोइए, तो वहाँ सोते हैं। वो सब हमारी मदद से हमारे रिक्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि वो हम पे शक करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही मिसट्रस्ट पे बेस्ड है, हम भी नहीं ट्रस्ट करते। इसीलिए हम पार्टी को कहते हैं कि खुद आप हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे पे वोट रखो और जाके स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बिस्तर लगा के सो, 24 घंटे की वोट रखो। तो ये सब होता है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल यहाँ ये भी उठा कि वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ये सिर्फ एजुकेशन। देखिए, एक तो होता है कि ये कंपलसरी वोटिंग कर दें, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। कंपल्शन और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं जाते। राइट टू वोट में राइट नॉट टू वोट शामिल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, नोटा जजमेंट में इसको इसका स्टेटस और बढ़ा दिया। वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कानूनी राइट है, लेकिन वोट न देने के राइट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लेवल पर बढ़ा दिया नोटा के जजमेंट में। तो इसलिए उस पर कंपल्शन का तो मतलब ही नहीं होता, जबरदस्ती। इलाज क्या है? परसुएशन, एजुकेशन, लोगों को समझा। वोट देना मेरे भले की चीज़ है, और मेरे भले के लिए आप लोग मुझे समझाएं, ये क्या मतलब है? मेरी बेवकूफ़ी अगर मैं वोट नहीं देता, तो ये हमें लोगों को समझाना है कि भाई आपके भले की चीज़ है। 18 साल के आप हो गए, लोगों को पता ही नहीं था। हमने बड़ा उस पर पूरा कैंपेन चलाया कि 18 साल के लिए बच्चे इंतज़ार करते हैं कि जब 18 के हो जाएंगे तो उनको एडल्ट फिल्में देख सकेंगे, मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। ये नहीं सोचते थे कि 18 साल के होने पे पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, वोटिंग कार्ड मिलेगा। वो हमने एजुकेशन की, वोटर एजुकेशन की। नेशनल वोटर्स डे शुरू किया 25 जनवरी को, वो सिर्फ नौजवान वोटर्स के लिए ही क्या, कि जो लोग 18 के हो जाएंगे उनको पहले से हमने 2-3 महीने पहले ढूंढना शुरू करके उनको फॉर्म वॉर्म भरवा लेते हैं। जैसे ही कैलेंडर बदलता है, क्योंकि कैलेंडर वाइज रोल बनते हैं, तो फौरन हम ये, और 8 लाख जगह पे हम इनको बूथ लेवल पे वोटर कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 2 तरीके से, कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में डलवाना और वोटिंग डे पे वोट जरूर डालना, और तीसरी चीज़ ईमानदारी से डालना। शराब के लालच में, पैसे के लालच में अगर आप डालोगे तो फिर आप, वो घाटे का सौदा है कि जो आपको 500 रुपये देके अगर आपका वोट लेगा, वो आपसे फिर काम कराने के 5000 रुपये लेगा। किस मुंह में ना? सर, ये वोटर डिलीशन का बड़ा मसला कर्नाटक में है, इसका स्कैम भी मंजर आम पर आया है। तो क्या लगता है सर, क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से होता है, हुकूमत की वजह से होता है, नहीं, किसी और की वजह से? वोटर डे जी, ये हुआ था, ये पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ। मैसूर में हुआ, बॉम्बे, मुंबई में हुआ, ये जगह जगह शिकायत आती है। शिवानी नगर में होता है। इसका इलाज है कि वोटर की अलर्टनेस और NGOs की अलर्टनेस, कि बार बार इलेक्शन कमीशन
करोड़ों रुपए खर्च करता है। हम एडवर्टाइज करते हैं कि भाई अपना इलेक्टोरल रोल जरूर चेक कर लो, चेक करते रहा करो कि नाम किसी भी वजह से कट सकता है, कि कंप्यूटर का गलती हो जाए उससे कट जाएगा, कोई आदमी बदमाशी कर दे तो हमारा अफसर भी बदमाशी कर सकता है, क्योंकि इंसान ही तो है, पैसे लेके किसी के कर सकता है, तो वजह कुछ भी हो नाम कटेगा आपका, नुकसान होगा आपको। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना, सतर्क होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी जो अपील सबसे है कि इलेक्टोरल रोल को ज़रूर चेक करते रहा करें। अच्छा, हर शख्स का बस का अगर नहीं है इलेक्टोरल रोल को चेक करना, तो कम से कम हर मोहल्ले में उसमें कोई एक वॉलंटरी ग्रुप हो जाए कि जो कंप्यूटर सेवी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके जिम्मे लगा दे कि भाई आप अपने मोहल्ले के 100 वोटर पे निगाह रखो कि आपका ये हर महीने देखते रहा करो कि नाम कटा तो नहीं, अगर कटा तो फौरन फिर समाधान उसका होता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है। सर, आखिरी सवाल, आपने जो किताब लिखी है पॉपुलेशन के ताल्लुक से, क्या इसका खुलासा है? इसका खुलासा ये है कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देश में हो रहा है। तो इसको मैंने स्टडी किया तो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई जी। ये किताब तो नहीं, ये किताब के बेसिस पे एक लेक्चर है। किताब ये है कि द पॉपुलेशन में इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके ऊपर ये किताब लिखी और उसमें ये पाया कि मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ है तो सबसे ज़्यादा, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं है। इम्प्रेशन ये दिया जा सकता है कि अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 होते हैं। इसमें ये पाया कि कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं थे, गैप सिर्फ एक था, और वो गैप भी घटता जा रहा है क्योंकि मुसलमान और कौमों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो गैप कम होता चला जा रहा है। अब आखिरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल में भारत सरकार कराती है, उसके मुताबिक अब गैप सिर्फ 0.3 रह गया, 0.3। दूसरी चीज़ जो इसमें निकल के आई कि फैमिली प्लानिंग लोग जो करते हैं या नहीं करते, उसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो तालीम, वो भी लड़कियों की। जैसे जैसे लड़कियों की तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। कोई भी मजहब हो, हर कम्युनिटी में तालीम के साथ बच्चे घटते हैं, तो तालीम बढ़ाओ बच्चे घट जाएंगे। दूसरे, इनकम के साथ इनकम बढ़ती है, बच्चे घटते हैं। तीसरे, सर्विसेज पहुंचे, डॉक्टर पहुंचे, नर्स पहुंचे, तो बच्चे घटेंगे। ये पाया गया कि इन तीनों में मुसलमान सबसे पीछे, तालीम में सबसे पीछे। जो हमें सोचने का वो है टॉपिक कि जो मजहब इतना तालीम पर जोर देता है उसके मानने वाले सबसे पिछड़े हुए क्यों हैं, है ना। तो दूसरा, गरीब ही बहुत है। अब हमने तो ये राइट विंग के लोगों को कहा भी कि साहब, एक तरफ तो आप कहते हो कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हो कि जी अब इनके साथ बिजनेस न करो, इनसे सब्जी भी ना खरीदो। अब सब्जी भी नहीं खरीदोगे तो वो तो फिर जाके बच्चे पैदा करेगा, फिर आप शिकायत करोगे। तो क्योंकि इनकम के साथ बच्चे घटते, तो जिन चीज़ों पे, और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही इसके शिकार हैं, बिहार में और यूपी में हिंदू भी बेचारे गरीब हैं, वो भी शिक्षा में पीछे हैं, उनकी शिक्षा पे जोर देना चाहिए। तो ये 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जो वो बाहर आ गई, वरना साउथ की स्टेट तो फैमिली प्लानिंग में बहुत आगे निकल गई, हर कौम निकल गई। तो इसके में, और ये कि ये कहना कि हम 5 हमारे 25, हर मुसलमान की 4 बीवी होते हैं, 25 बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी यानी 1 से ज़्यादा बीवी होना संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि औरतें ही नहीं है। 1000 मर्दों के ऊपर हिंदुस्तान में लास्ट सेंसस के मुताबिक 940 औरतें हैं, यानी 60 मर्दों को तो एक पहली बीवी भी नहीं मिलेगी, तो तुमको मुझको दूसरी कहां से मिल जाएगी भाई, है ना। सर, अब आखिरी सवाल सर, कर्नाटक में जो है 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया, इससे जो है तालीम और मुलाजिमत पर असर होने वाला है, और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर हुकूमत? नहीं, ये तो ऑफकोर्स ज्यादती लगती है, और इसके तो पॉलिटिकल लड़ाई इस पर हो ही रही है। कई पार्टी ने इसको अपोज किया है, कोर्ट में भी ये मसला गया हुआ है। हालांकि ये तो जैसे मैं जानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो मजहब के नाम पर रिजर्वेशन हो नहीं सकती। जब ये हुई थी, पता नहीं कब हुई थी और कैसे हो गई थी, चली ही रही थी।
तो अब ये इसके लिए लड़ाई तो कोर्ट में इसका फैसला होगा या पॉलिटिकली फैसला होगा कि भाई अगर वोट मिलता है सेक्युलर पार्टीज को, उनका इशू एक ये भी है, तो इसका फैसला होगा। तो लेकिन मुसलमानों के लिए चैलेंजेस जो हैं पहले ही बहुत थे, और बढ़ते जा रहे हैं, और उनका मुकाबला करना है। मुकाबला यही है कि भाई पीसफुली पढ़ाई लिखाई पे जोर, स्किल बढ़ा के आप औरों से ज़्यादा काबिल होंगे तो नौकरियां भी गारंटी होती हैं। तो इसलिए अपनी कौम को के कंधों को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे ये एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है। हम सोच रहे थे कि वोटिंग जो है मुसलमानों की इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद वी आर माइनर, मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी हम माइनर हैं। मतलब है 224 सीटें जो हैं, 224 सीटों में इस साल मतलब इस टर्म में हमको सिर्फ 7 MLA सीट्स मिले हुए हैं, ओनली 7। तो पिछले 1978 में 16 सीटें मिली थी MLA की, और 2008 में 9 सीटें को रिड्यूस हो गई है। 2008 के बाद पिछले 10 साल से उससे भी कम हो गई। मतलब हर टाइम में कम होती जा रही है सीटें। लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमको अगर 15% का पॉपुलेशन हमारा स्टेट में है, टोटल करीब 75 लाख मुस्लिम्स आर देयर यहाँ पे कर्नाटक में। पूरा जो इलेक्ट्रल पॉपुलेशन है वो 5.24 लाख 25 करोड़ 5 करोड़ 24 लाख है टोटल। उसमें करीब 75 to 80 लाख मुस्लिम्स हैं, और उसके हिसाब से हमको जो सीट आ रहे हैं वो तो बिल्कुल कम है, 3% ओनली 3%। तो इसकी क्या वजह है? तो इसलिए हम चाहते थे कि ये इंट्रोस्पेक्शन करें, कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, कहाँ पे हमको दुरुस्त करना है, इसको कैसे हमको इसको उस पोजीशन पे लेके जाना है जो 1978 में था। कम से कम 16 सीटें आई थी हमको, क्यों रिड्यूस होकर 7 पे आके खड़ गई था। अगर ऐसे ही इसको हम छोड़ दें तो हो सकता है कि अभी भी कम हो जाए। नहीं, इसीलिए ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमने सोचा कि जो इसवी कुरैशी साहब है वो एक्स कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है और इसमें हमको कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं ये करके, इसलिए ये महफिल को हमने मुंतखब करके ये इसको किया मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से। नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जा सकती है आपके लिए? अभी क्या है, इलेक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। इलेक्शन प्रोसेस जो होता है 3 स्टेज पे चलता है। पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो बूथ लेवल पे, इस लेवल पे जाके लोग कराते हैं, आगे गवर्नमेंट से ही खुद आके रजिस्टर करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। वो रजिस्टर जो प्रोसेस था पिछले 2018 में जितना परसेंटेज जो इलेक्ट्रल रजिस्टर कराए हैं दैट वाज 83%। वो जो है अब 2023 में रिड्यूस होके 78% हो गया, कम हो गया अभी भी। मतलब 100 आदमी को सिर्फ 78 आदमी ही इलेक्ट्रल में रजिस्टर कराए, अभी 22 आदमी कम है 100 को, हर 100 को। और बेंगलोर में सिर्फ 55 आदमी रजिस्टर कराए, 100 को 100 जो एलिजिबल नहीं कराने के लिए, वो एलिजिबिलिटी में सिर्फ 100 को 55 ही आदमी कराए हैं एलिजिबल। ठीक है, तो 55 आदमी में अगर कोई कैंडिडेट जीतना है, जीत रजिस्टर करना है, 30-35% अगर वो वोट ले लिया तो जीत जाएगा। और इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो भी कितने 50 से 60% तक ही होती है। मतलब क्या है,
अभी जो एलिजिबल कैंडिडेट जो 55% जो एनरोल कराए हैं उसमें अगर आधे मतलब 25% ही वोट देते हैं, और अगर 25% में भी जीतने वाला जो है उसमें 12% में वो जीत जाता है, लैप्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कैंडिडेट अभी जीत रहा है वो 12 आदमी उसको दे रहे हैं 100 में। ये इंट्रोस्पेक्शन करना है और हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते हैं, बहुत काम करना है इस पे, सब इदारे मिलके, एक इदारे से एक आदमी से होने का काम नहीं है ये, और बहुत पहले से हमको प्लानिंग करना है इसका, लीडरशिप भी बढ़ानी चाहिए, इसको बहुत काम करना है इस पे, और खासकर यंगस्टर्स में ये रुझान बहुत कम है। ये जो एनरोलमेंट का जो रुझान जो है वो सिर्फ 36% के हैं, 36% ऑल यंगस्टर्स ऑफ 18 एज, 18 साल के, तो उसके लिए भी बहुत काम करना है कॉलेज लेवल पे। शुक्रिया सर। मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है और मिलत की रहनुमाई के लिए और मिलत में अवेयरनेस, बेदारी पैदा करने के लिए, बेदारी आम करने के लिए काम करते हैं। और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, इनका ये ख्याल था कि चूँकि इलेक्शन कर्नाटक में असेंबली के अब होने वाले हैं, इस लिहाज से क्यों ना हम जो मुसलमानों के जो NGOs हैं, जो अलग अलग उनके मिली इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनको एक जगह एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। और इस प्लेटफार्म से चूँकि हमने मदऊ किया था साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब SY कुरैशी साहब को, उनके ज़रिए पैगाम दिया जाए उनके तजुर्बात की रोशनी में कि अगर हमको हुकूमत साजी में और हुकूमत के फ़ैसलों में हमारा अगर हिस्सा होना है तो हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, हमारा वोट जो बिखरने के बजाय मुत्तहद होना चाहिए, इस जानिब पर तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की गई। और यहाँ तकरीबन बहुत से लोगों ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया और नतीजा ये हमने महसूस किया है कि जो बेदारी लोगों में होनी चाहिए थी वो है, मगर ज़्यादा और वसी पैमाने पर इसको आम करना है। ये भी ख्याल किया गया कि मसाजिद में जो जुमा के खुतबे होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए, और मुख्तलिफ इदारे जो हैं अपने अपने हलकों में ये बात को फैलाएं कि हर कोई जो है अब मुस्लिम माशरे में वोट की अहमियत को जाने और आने वाले इंतखाबात में वोट का भरपूर इस्तेमाल करे, और वोट को बेकार ज़ाय करने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाए कि जिससे हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये बात बहुत तवज्जो की रही है। शुक्रिया।